जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विक के विवेक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ लिए। क्लास 12 की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम था ईंट मनके एवं बस्तियां या कहिए तो हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम समझ चुके थे। और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, जो दुनिया के 5000 साल पुरानी सभ्यता थी उसका पतन हो गया था, यानी अंत हो गया था। बस उसका विद्वानों के द्वारा सबसे बड़ा अनुमान लगाया था कि बाढ़ का आना हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण था, जो दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता के श्रेणी में आती थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो इस चैप्टर में वैदिक सभ्यता के बारे में समझेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का में मतलब जो चीज़ का खोज नहीं हो पाया वह इस सभ्यता में खोज हो पाया। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हर धातु से परिचित थे, लेकिन लोहा से कोई भी परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद लोहा का जो खोज हुआ वह वैदिक सभ्यता में हुआ। और क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर। क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। और इसी चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। बस अंतर इतना ही है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी दुनिया की, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण कल्चर की तरह व्यवस्था थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में शहर की तरह व्यवस्था थी और वैदिक सभ्यता में ग्रामीण तरह व्यवस्था थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में समझेंगे और चैप्टर का नाम तुम बता ही दिए कि राजा, किसान और नगर। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। तो देखिए, इसमें एक शब्द आता है सभ्यता। इससे पहले भी हम सभ्यता के बारे में समझ चुके हैं। तो समाज में रहने के लिए जो भी कल्चर को, जो भी तौर तरीके को अपनाया जाए तो उसी को सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम हो गया वैदिक सभ्यता। और पहला था हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है। आर्यो जो था एक श्रेष्ठ कुलीन और जाति था। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन या जाति। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन या जाति के। श्रेष्ठ कुलीन मतलब जाति था एक तरह से। आर्य जो मध्य एशिया से आया था, जो मध्य एशिया से। आर्य एक पशुचारक थे, मतलब आर्य जो थे एक पशुचारक थे। आर्य वो जाति है जो क्या थे, एक पशुचारक थे, जो पशु चराने वाले व्यक्ति थे, जो मध्य एशिया से जो अपना लोग भारत में रहते उसी का बिचला मध्य मतलब होता है बीच का एशिया का जो क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए अपना प्यारा देश भारत आए थे। कौन? आर्य, जो एक जाति श्रेष्ठ कुलीन या कहिए जाति थे जो बहुत श्रेष्ठ थे, वही होता है आर्य। तो आर्य एक पशुचारक थे जो पशु चलाने के लिए अपना देश भारत आए थे। वह भी मध्य एशिया से ईरान होते हुए, मध्य एशिया से ईरान जो एक देश है उससे होते हुए भारत आए थे। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता, विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। मतलब इसमें हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है। और आर्य एक जाति थे जो मध्य एशिया से पशु चराने के उद्देश्य से अपना देश ईरान होते हुए अपना देश भारत आया था। कौन? आर्य, जो एक श्रेष्ठ जाति या कुलीन थे। उसी के बाद देखिए, आर्य जो भारत आए, इन्होंने भारत में कई तरह से खोज किया। आर्य वैदिक काल में ही बहुत ऐसी चीज़ की रचना हुई, जैसे वैदिक काल में वेद की रचना हुई। और वैदिक काल में वो क्या कहता है, लोहा का भी खोज हुआ। और लोहा के खोज होते होते दुनिया का बहुत ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में जिस चीज़ का खोज नहीं हो पाया वह वैदिक सभ्यता में हो पाया। और वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता। आर्य का शाब्दिक एक श्रेष्ठ जाति थे जो मध्य एशिया से होते हुए अपना देश भारत आए थे और भारत में कई दिनों तक रहा और लोहा का खोज किया, जो आर्य थे। देखिए, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य द्वारा बनाई गई सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसी का जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। 1500 ईसा पूर्व तक 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा वैदिक काल। तो देखिए, 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। ईसा पूर्व के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं ईसा पूर्व क्या होता है।
इस काल में वेद की रचना हुई, मतलब वैदिक काल में वेद की रचना हुई एवं लोहा का खोज हुआ। वैदिक काल में वेद की रचना हुई और लोहा का खोज हुआ, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ वह वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता में वेद का खोज हुआ। वैदिक सभ्यता में वेद का खोज हुआ एवं उसके बाद लोहा का खोज हुआ। जो आर्य जाति थे वह मध्य एशिया से होते हुए अपना देश भारत आए थे, और इसी काल में वेद की रचना हुई। तो देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। कोई ग्रंथ किताब होता है उसी का वेद का शाब्दिक अर्थ, मतलब वेद का शब्द का अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। और इसी काल में 4 वेद की रचना हुई जो निम्न है, उसके बाद 4 वेदों की रचना, उसके बाद लोहा का खोज हुआ। जो आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है लोहा, लोहा का खोज इसी काल में हुआ, वैदिक काल में। और लोहा का जब खोज हुआ तो छोटा छोटा जो जगह था वह बड़ा विकसित होते गया, और बड़ा विकसित होते गया एक राज बन गया। राज कई तरह का से बड़ा बड़ा राज बन गया। इसके बारे में धीरे धीरे इस चैप्टर में राजा, किसान और नगर, तीनों जगह, तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि वेद की जो रचना, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। उसी के बारे में वैदिक काल में रचना है। वैदिक काल में 4 वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऋग्वेद के बारे में, उसके बाद समझेंगे यजुर्वेद के बारे में, उसके बाद समझेंगे सामवेद के बारे में, उसके बाद अथर्ववेद के बारे में काफ़ी डिटेल्स और तसल्ली से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऋग्वेद क्या है। तो देखिए, वैदिक काल में वेद की रचना, ये बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ लिए कि वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र या ज्ञान होता है, मतलब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उसका भी अर्थ वेद ही होता है। तो ऋग्वेद के बारे में काफ़ी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद, मतलब भारत में सबसे प्राचीन, कहिए भारत नहीं पूरा विश्व में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और वेद के बारे में ही बता दिए कि वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र या ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र या ज्ञान होता है। तो वही सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ, 10,580 ऋचाएँ है। मतलब ऋग्वेद भारत का सब 10,580 ऋचाएँ है। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएँ है, 10 मंडल है, 280 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ है। और ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है, जिसको यूनेस्को ने अपने संघ सूची में, साहित्य के संघ सूची में शामिल किया। ऋग्वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य के संघ सूची में शामिल किया। यूनेस्को एक मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड। दोस्तों, तो लाइट करने की वजह से थोड़ा सा एरर आ गया था, तो उसके बारे में हम समझ रहे थे कि ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, कहिए विश्व का सबसे प्राचीन वेद है, जिसको यूनेस्को ने अपने साहित्य के संघ सूची में शामिल किया। संघ सूची में शामिल किया, जिसका यूनेस्को का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, जिसको यूनेस्को अपने साहित्य सूची में शामिल किया। ऋग्वेद, मात्र एक वेद को, वो ऋग्वेद को यूनेस्को ने अपने साहित्य सूची में शामिल किया। देखिए, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनेस्को एक संस्था है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क है। और ये वैसा चीज़ है जो कोई भी चीज़ अपना क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होता है, उसको यूनेस्को अपने साहित्य की सूची में शामिल कर लेता है। अब उसकी जिम्मेदारी भारत ही नहीं, विश्व के केंद्र सरकारों को है। और इसका मुख्यालय मतलब यूनेस्को का है। जैसे कि आप बोलिए विश्वविद्यालय, सब विद्यालय का बोलते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय बोलते हैं, शामिल कर लिया। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे कि यूनेस्को वैसा चीज़ को शामिल कर लेता है, या वैसे वस्तु को अपने संघ सूची में शामिल कर लेता है, या वैसे साहित्य को अपने संघ सूची में शामिल कर लेता है, जिसका एक अलग ही पहचान होता है। जैसे विद्यालय के विश्वविद्यालय सब है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का अलग ही एक पहचान है। विश्वविद्यालय सब है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का एक अलग इतिहास है। उसमें कहा जाता है कि उसका जो क्या कहता है, जो उसमें एडमिशन लेता है वो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। उसमें बहुत 10 लाख 15 लाख किताब रखे थे, और काफ़ी ज़्यादा उसको पढ़ने में, और जलते 3-4 महीना उसको लग गया था। तो देखिए, हर चीज़ अपना क्षेत्र के लिए एक विशाल अंदाज में जाना जाता है, जिसको यूनेस्को अपने संघ सूची में शामिल कर लेता है। जैसे हर रेल मार्ग अलग अलग है, लेकिन कालका शिमला रेल मार्ग एक अलग ही पहचान है, जिसको यूनेस्को अपने संघ सूची में शामिल कर लिया। उसी प्रकार जो वेद है, सब वेद का अलग ही पहचान है, लेकिन ऋग्वेद का अलग ही पहचान है, जिसका यूनेस्को ने अपने साहित्य
जिसको यूनेस्को ने अपने साहित्य के सूची में शामिल किया। ऋग्वेद को, मात्र एक वेद को, ऋग्वेद को अपने साहित्य के संग सूची में शामिल कर लिया। और एक बात और समझिए कि वेद को पढ़ने वाला, मतलब वेद को पढ़ने वाला लोग ही, बहुत डिस्टर्ब, वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद के बारे में बता रहे थे। तो देखिए वेद को कोई भी वेद को पढ़ने वाले ऋषि जो होता है उसको होत्री कहा जाता है। वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये भी बात में बेहतरीन तरीका से समझ लिए। और देखिए इस चैप्टर में ऋग्वेद के बारे में समझ लिए। अब इसके बाद हम समझेंगे यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, उसके बाद अथर्ववेद के बारे में। चारों वेद को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि लोहा का खोज हुआ। इसी सभ्यता में लोहा का खोज हो गया, और जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं हो पाया था वह वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो गया। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे राजा, किसान और नगर। इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णन कर रहे थे। और इसे एक बार फिर से भी कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को कहा जाता है। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ कुलीन या जाति होता है, जो एक पशु चारक थे, पशु चराने वाले व्यक्ति थे, जो मध्य एशिया से ईरान होते हुए अपना देश भारत आया था। और भारत में वेद का खोज हुआ, उसके बाद लोहा का खोज हुआ। और लोहा का खोज का योगदान कहिए तो आर्यों को माना जाता है, एगो जाति थे आर्य। और इसी काल में वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो काफ़ी डिटेल से तसल्ली से वर्णन कर रहे थे। आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे यजुर्वेद के बारे में, उसके बाद सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।